हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो दोस्तों, जैसा कि इससे पहले वाले वीडियोस में आपको चैप्टर फर्स्ट मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नताएं का कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखने को मिला था। आज के इस वीडियो में उसी कंसेप्ट के बेसिस पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को डील कराया जाएगा, डिस्कस कराया जाएगा। सभी क्वेश्चन टॉपिक वाइज सेट किए गए हैं, वही क्वेश्चन को लाया गया है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, जिसकी संभावना आपके एग्जाम में प्रोबेबिलिटी अधिकतर है, ज्यादा है। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने ऑलरेडी चैप्टर फर्स्ट मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नताएं का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर की वीडियोस बना रखी है और चैनल पे अपलोड भी है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाइए हमारे प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, वहां से आपको सभी वीडियोज मिल जाएंगे। हर एक सब्जेक्ट का आपको वीडियोज वहां पे अवेलेबल मिलेगा ऑब्जेक्टिव का। तो बिना कोई देर किए हम लोग शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से, और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे भी। तो पूरे कंसेप्ट के साथ देखने के लिए पूरी वीडियोस को फॉलो कीजिए। सभी लोग आ चुके होंगे। शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन शब्द का क्या अर्थ है। मैंने कल आपको बताया भी था इसके बारे में, मैंने अच्छे खासे कंसेप्ट भी आपको दिए थे। मूल्यांकन शब्द का क्या अर्थ है, यानी कह रहा है कि असेसमेंट, व्हाट इज असेसमेंट। तो शुरू में ही मैंने बताया था कि मनोवैज्ञानिक गुणों को, विभिन्नताओं को जानने के लिए सबसे जो पहला स्टेप होता है हमारा कि मूल्यांकन करना। हम लोग क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, मनोवैज्ञानिक गुणों को मापते हैं। मापना मतलब एक तरह से चेक करना। तो मूल्यांकन शब्द का क्या अर्थ है। मूल्यांकन करने का अर्थ व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक गुणों का मापन करने से है, यानी कि जो आपका असेसमेंट होता है वो व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक गुणों का मापन करता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आपको कहीं पे दिक्कत हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, याद करने में आपको आसानी होगी। अगर आपने नहीं भी पढ़ा है चैप्टर को, आज यहाँ पे क्लियर आपका हो जाएगा। अब देखिए, बात आती है मूल्यांकन की बात। मूल्यांकन के बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि मूल्यांकन जो होता है दो तरीके से किया जाता है, या तो आपका औपचारिक होता है या अनौपचारिक होता है। तो सेकंड क्वेश्चन है आपका कि औपचारिक मूल्यांकन किस प्रकार किया जाता है। आप लोग लेटर भी लिखते हो हिंदी में, तो फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर, यानी औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। तो उसी तरह से औपचारिक मूल्यांकन किस प्रकार किया जाता है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन कह रहा है। एक मिनट हाइलाइटर ही ले लेता हूँ। हाँ चलिए, तो औपचारिक मूल्यांकन किस प्रकार किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, औपचारिक मूल्यांकन जो आपका है वस्तुनिष्ठ, मानकीकृत तथा व्यवस्थित रूप में किया जाता है। मैंने आपको कल बताया था इसके बारे में, मैंने आपको बताया भी था और अच्छे तरीके से समझाया भी था। तो ये भी क्लियर है आपका कंसेप्ट। चलिए, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट, ये सब क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट चैप्टर का ही सभी क्वेश्चंस है। लगभग हम लोग इस वीडियोज में 70+ क्वेश्चंस को करेंगे, ताकि एक भी क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में छूटे ना। मेरी यही मुख्य मकसद यही है कि मतलब आप लोग की तैयारी अच्छे तरीके से करा दी जाए, लॉकडाउन का कोई असर ना हो आपके ऊपर, यही मेरा मुख्य मकसद है। क्वेश्चन थर्ड है मैं आपका, अनौपचारिक मूल्यांकन किस प्रकार का होता है। हर एक जितना भी आपका टॉपिक है, सभी टॉपिक से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। आपने बुक को नहीं भी पढ़ा है तो यहाँ पर क्वेश्चन के जरिए आप अपने बुक को कंप्लीट कर रहे हैं। अनौपचारिक मूल्यांकन किस प्रकार होता है। तो अनौपचारिक मूल्यांकन जिन व्यक्तियों का किया जाना है उनके बदल जाने से तथा मूल्यांकन करने वाले व्यक्तियों के बदल जाने से परिवर्तित होता रहता है, जिससे प्राप्त परिणाम या मूल्यांकन की जो आपका है व्याख्या होने लगती है। तो यहाँ पर अनौपचारिक मूल्यांकन क्या होता है कि जो व्यक्ति का किया जाता है, मूल्यांकन किया जा रहा है, वो करने वाला और जिसका किया जा रहा है, दोनों को बदल जाने से क्या होता है, परिणाम क्या होता है, परिणाम की व्याख्या, परिणाम की मूल्यांकन की व्याख्या होने लगती है। तो उसको कहते हैं अनौपचारिक मूल्यांकन, यानी कि इनफॉर्मल असेसमेंट। याद हो गया। तो ये सब क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, शॉर्ट क्वेश्चंस है, और यही सब आपके दीर्घ और लघु में भी, दीर्घ में भी पूछा जा सकता है, लघु में पूछा जा सकता है। दीर्घ में देगा तो आप बना कर लिखिए कुछ लंबा चौड़ा, लघु में देगा तो डायरेक्ट यही सब लिखिए, पॉइंट को लिखिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 4, स्थितिवाद यानी सिचुएशनिज्म। तो स्थितिवाद क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था कि मनोवैज्ञानिक का जो व्यक्तिगत भिन्नता होता है, इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस होती है, वो स्थिति के अनुसार क्या होता है, चेंजेज आती रहती है। मैंने आपको बताया था इसके बारे में। अगर मान लीजिए स्थिति के अनुसार चेंज कर रहने का मतलब कि जब जैसा तब तैसा, मतलब जब जैसा तब वैसा हो जाता है। स्थिति के अनुसार जो होता है व्यक्ति का जो होता है मनोवैज्ञानिक गुण क्या होता है, तो बदलते रहता है। देखिए समझिए, स्थितिवाद के अनुसार किसी व्यक्ति का व्यवहार उसकी परिस्थिति या वर्तमान दशाओं से प्रभावित होता है। वर्तमान दशाओं से प्रभावित होता है। मान लीजिए एक एग्जाम्पल था आपके बुक में ही, एनसीईआरटी बुक में आपके एग्जाम्पल था कि एक व्यक्ति जो है वो पहले से मतलब ऐसे आक्रामक प्रवृत्ति का है, नेचर उसका बहुत ही क्या है, क्रूएल है।
लेकिन जैसे ही उसके बॉस या उससे ऊंचे पदाधिकारी उसके सामने आते हैं तो उसका जो होता है व्यवहार बदल जाता है, विनम्र हो जाता है। तो यही कहा गया कि स्थिति के अनुसार भी व्यक्ति का जो होता है मनोवैज्ञानिक गुण क्या होता है, चेंज होते रहता है, चेंजेस आते रहती है उसमें। तो याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका स्थितिवादी परिप्रेक्ष्य मनुष्य के व्यवहार को किस प्रकार का मानता है। तो यहाँ पर देखिए, स्थितिवादी परिप्रेक्ष्य मनुष्य के व्यवहार को बाह्य तथा आंतरिक कारकों की अंतःक्रिया का परिणाम मानता है। बाह्य मतलब बाहरी और आंतरिक मतलब भीतरी, जो कारकों की अंतःक्रिया मानता है स्थितिवाद, यानी कि ये मनुष्य का बाहरी तथा आंतरिक दोनों क्रियाओं में का परिणाम होता है स्थितिवाद, यानी सिचुएशनिज्म। क्लियर होते जा रहा होगा। कहीं पे दिक्कत हो कमेंट करके बताइए। कमेंट आपके लिए मैंने कमेंट ऑन करके रखा है आपके लिए, इसीलिए कि ताकि आप कमेंट को कर सकें। क्वेश्चन 6 है, बुद्धि का क्या तात्पर्य है। भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग मनोवैज्ञानिक गुणों का क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, पता लगाते हैं, तो उसमें बुद्धि जो है अपना एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। बुद्धि का इंपॉर्टेंट रोल अदा होता है। इसमें आपका एप्टीट्यूड का भी होता है, इंटरेस्ट का भी होता है, पर्सनैलिटी का भी होता है, वैल्यू का भी होता है। तो सभी के बारे में मैंने बारीकी से बहुत ही बारीकी तरीके से क्वेश्चंस को लाया है आपके सामने, ताकि आपको अच्छे खासे कंसेप्ट मिल सके। आपने बुक को नहीं भी पढ़ा फिर भी आपको अच्छे से समझ आ सके। तो बुद्धि का क्या तात्पर्य है। वीडियो लंबी होगी लेकिन फुल कंसेप्ट आपको मिलेगा। बुद्धि का क्या तात्पर्य है, तो बुद्धि शब्द का तात्पर्य किसी व्यक्ति की अपनी परिवेश को समझने की क्षमता से, विवेकपूर्ण चिंतन करने से और जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए उपलब्ध संसाधनों को प्रभावी ढंग से उपयोग करने से है। क्या मैंने आपको कल रात को ये सब नहीं बताया था। कल रात वाली क्लास में मैंने आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से डील कराए भी थे और बताए भी थे। तो यहाँ पर मैंने उन्हीं सब टॉपिक का क्या किया, क्वेश्चन बनाया, क्वेश्चन के तौर पे, क्वेश्चन आंसर के तौर पे मैंने आपके सामने लाने की कोशिश किया, ताकि आपको कुछ अच्छे तरीके से समझ आ सके। क्वेश्चन आप खुद से ना बनाए तो यहाँ से भी आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए कम से कम, क्योंकि पीडीएफ तो ऐसे मैं टेलीग्राम पे दूंगा हूँ, लेकिन आप इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। बहुत आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, काफी ज्यादा फायदेमंद होगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, बौद्धिक विकास क्या है। अब देखिए, जब बुद्धि की बात आती है, इंटेलिजेंसी की बात आती है, उसके बाद आती है कि भाई अब बौद्धिक विकास क्या है। तो क्वेश्चन 7 आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। बौद्धिक विकास जो होता है अनुवांशिक कारकों, प्रकृति तथा पर्यावरण दशाओं यानी पोषण के मध्य जटिल एक अंतःक्रिया का परिणाम होता है। यानी बुद्धि कैसे, किसी व्यक्ति का जो बुद्धि होता है वो विकास कैसे करेगा, उसके क्या नेचर पे डिपेंड करता है, उसके आसपास के रहन सहन में, उसके पोषण में, ये सब में डिपेंड करता है, डिपेंडेंट होता है। जैसी संगति होगा वैसा होगा। संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जाता। आपने तोता वाली कहानी सुनी होगी। एक तोता को राजा जंगल में छोड़ाता है और एक तोता जो होता है, नहीं सॉरी, एक तोता जंगल में चला जाता है और एक तोता राजा मतलब एक पंडित के पास रहता है। तो डाकुओं वाला जो तोता होता है वो बहुत बिगड़ जाता है और इस वाला तोता होता है वो बहुत बुद्धिमान हो जाता है। यानी संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जाते, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन है, व्यक्तित्व शब्द का क्या अर्थ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है व्यक्तित्व। आखिर ये व्यक्तित्व शब्द जो है इसका अर्थ क्या है। तो व्यक्तित्व का अर्थ होता है व्यक्ति का अपेक्षाकृत अस्थायी प्रकार की उन विशेषताओं से जो उसे अन्य व्यक्तियों से भिन्न बनाती है। बिल्कुल, व्यक्तित्व आखिर आप कहिएगा कैसे। बिल्कुल, अंग्रेजी में इसे पर्सनैलिटी कहते हैं। मैंने आपको कल बताया था ना, मूल्यांकन करने के लिए सबसे पहला जो होता है आपका बुद्धि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। आपका एप्टीट्यूड हो गया, इंटरेस्ट हो गया, पर्सनैलिटी हो गया, वैल्यू हो गया, मूल्य हो गया, ये सब बहुत ज्यादा काफी इंपॉर्टेंट रखते हैं आपके पर्सनैलिटी मतलब आपके मनोवैज्ञानिक गुणों का मूल्यांकन करने के लिए। और मूल्यांकन 2 तरीके से होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। तो यहाँ पर मनोवैज्ञानिक गुणों के कुछ क्षेत्र हैं जो हम लोग पढ़ रहे हैं। तो व्यक्तित्व शब्द का क्या अर्थ है, क्वेश्चन आपका ये है, पर्सनैलिटी के बारे में कह रहा है। तो कल मैंने इसके बारे में बताया था, तो खैर कल की बात छोड़ा जाए, आज हम लोग देखते हैं। तो व्यक्तित्व का अर्थ होता है व्यक्ति का अपेक्षाकृत अस्थायी प्रकार की उन विशेषताओं से है जो उसे अन्य व्यक्तियों से भिन्न बनाती है। बिल्कुल, मैंने आपको एक एग्जांपल देकर समझाया था, डॉक्टर की एग्जांपल और नर्स का जो होता है हॉस्पिटल में, और पुलिस के एग्जांपल देकर समझाया था कि पर्सनालिटी यानी रहन सहन। अगर कपड़े की बात की जाए तो कपड़े से ही हम लोग पर्सनालिटी को मतलब बता सकते हैं। पर्सनालिटी करने का मतलब होता है थोड़ा सा हेयर स्टाइल हो जाना चाहिए, हेयर स्टाइल थोड़ा सा अच्छा रहना चाहिए। आप कहीं भी जाइए हेयर स्टाइल अच्छा करके जूता उता पहन लीजिए, तो उसको कहते हैं व्यक्तित्व। तो इससे भी क्या होता है, व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक गुण का क्या होता है, तो मूल्यांकन किया जाता है, उसके विभिन्नताएं को प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट आपका अभिरुचि शब्द का क्या अर्थ है। बिल्कुल, यहाँ पर बात आ गई, एप्टीट्यूड की बात आ गई। मैंने बोला आपको कि सब टॉपिक वाइज हैं। एप्टीट्यूड की बात आ गई, तो एप्टीट्यूड यानी
अभिरुचि का मतलब होता है इंटरेस्ट ना, तो इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट शब्द का क्या अर्थ है, इंटरेस्ट है, यानी अभिरुचि का अर्थ होता है किसी व्यक्ति द्वारा दूसरी क्रियाओं की अपेक्षा किसी एक अथवा एक से अधिक विशिष्ट क्रियाओं में स्वयं को अधिक रखने की वरीयता से है। यानी इंटरेस्ट आप समझ चुके हैं। इंटरेस्ट कहने का मतलब होता है कि उनकी क्रियाओं को स्वयं से अधिक रखने की, जैसे विद्यार्थियों की अभिरुचि होता है मूल्यांकन करने का निर्णय होता है। जैसे मान लीजिए अभी आप पढ़ने पढ़ते उब चुके हैं, लेकिन जैसे ही मैं आपको बोलूंगा अरे भैया एकदम 100% क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन है, तो आप क्या होगा, आपके अंदर एक रुचि जगेगी, आपकी रुचि इंटरेस्ट जगेगी, ओ मेरे एग्जाम में क्या हो सकता है, आ सकता है। तो इसको कहते हैं इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट होता है कि एक अथवा एक से अधिक विशिष्ट क्रियाओं में स्वयं को अधिक रखने की वरीयता। ठीक है, ये सब कंसेप्ट आप याद रखोगे, ये सब कंसेप्ट आप याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है अभिक्षमता। अभी मैंने आपको एप्टीट्यूड यहाँ पर बोल दिया था ना, अभिरुचि का इंग्लिश होता है इंटरेस्ट होता है, याद रखिएगा। लेकिन अभिक्षमता यानी एप्टीट्यूड, तो अभिक्षमता शब्द का क्या अर्थ है, तो अभिक्षमता का अर्थ किसी व्यक्ति की कौशलों के अर्जन के लिए अंतर्निहित संभाव्यता से है, अंतर्निहित संभाव्यता से है। यानी एप्टीट्यूड का मतलब आप लोग समझते भी होंगे, यानी किसकी कैसी कैपेसिटी है। अभी आपके पास कैपेसिटी है पढ़ने की तो आप पढ़ रहे हैं, लेकिन मेरे पास कैपेसिटी है पढ़ाने की, मेरे पास क्षमता क्या है, पढ़ाने की क्षमता है, तो अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो इसको कहते हैं अभिक्षमता। और कोई व्यक्ति है जो कि मेरे से भी ऊंचा इंजीनियर बना हुआ है, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स, तो सभी का क्या होता है, अपनी अपनी एप्टीट्यूड होती है, तो ये आप यहाँ पे याद रखोगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 11, बहुत ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अभिक्षमता परीक्षणों का उपयोग कहाँ किया जाता है। अब देखिए अभिक्षमता परीक्षण जो होता है इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। और देखिए क्वेश्चन अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो आप थोड़ा सा अपनी क्वालिटी को बढ़ा लीजिए। क्वालिटी को हमारे मॉडरेटर नहीं बोलते हैं कि हमें नहीं, मतलब क्वालिटी नहीं नजर में आ रही है, नारायण पांडे। अच्छा देखिए, अभिक्षमता परीक्षणों का उपयोग यह पूर्व कथन करने में किया जाता है कि व्यक्ति उपयुक्त पर्यावरण और प्रशिक्षण प्रदान करने पर कैसा निष्पादन कर सकेगा। यानी एप्टीट्यूड यानी कहने का मतलब हुआ कि व्यक्ति उपयुक्त पर्यावरण, माने उसके पास जो पर्यावरण है और उसके जो प्रशिक्षण है, उसका प्रशिक्षण प्रदान करने पर कैसा निष्पादन कर सकेगा, इस पर क्या होता है, परीक्षणों का उपयोग किया जाता है। अभी मैं मतलब ऐसे समझिए कि अगर आपके गांव में भी कोई, मतलब गांव या शहर आप जहाँ से बिलोंग करते हो, एक बच्चा है जो कि पढ़ाई नहीं कर रहा है, पढ़ाई में उसका कोई अभिरुचि नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो उसके एप्टीट्यूड को हम लोग जानेंगे कि आखिर ये कहाँ पर अर्जन, किस प्रकार के कौशल का अर्जन कर सकता है, किस तरह से इसको प्रशिक्षण दिया जाए कि ये पढ़ ले। तो इस तरह समझिए। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, हाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। क्वेश्चन 12 है हमारा, ये भी इंपॉर्टेंट है। मूल्य शब्द का क्या अर्थ है, मूल्य शब्द का क्या अर्थ है, तो मूल्य शब्द का अर्थ है यानी वैल्यू कहने का मतलब होता है जो आप लोग भाव नहीं देते हैं किसी को, तो ये भी। मूल्य आदर्श व्यवहारों के संबंध में व्यक्ति के अस्थायी विश्वास होते हैं। व्यक्ति के मूल्य जीवन में व्यवहारों के लिए एक मानक निर्धारित करते हैं और उन्हें निर्देशित करते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो बताया कीजिए, कुछ मैं इंटरेस्टेड बातों को बताकर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मेरे मुख्य मकसद है कि समझाने की। तो 5 ऐसे बिंदुओं थे जिस पर क्या होता है, मनोवैज्ञानिक गुणों का मूल्यांकन किया जाता है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि पहले जो बात आती है आपकी बौद्धिक विकास यानी बुद्धि आती है। नेक्स्ट बात आती है आपका व्यक्तित्व, और 9 नंबर आपका आता है पर्सनैलिटी, मतलब उस 3rd पॉइंट, और उसके बाद अभिक्षमता एप्टीट्यूड, और एप्टीट्यूड के बाद आपका आता है मूल्य। तो इन सभी पहलुओं पर हम लोग ध्यान देकर किसी का क्या होता है, तो मनोवैज्ञानिक विभिन्नताओं को, गुणों के विभिन्नताओं को जांचते हैं, परखते हैं, मूल्यांकन करते हैं। नेक्स्ट बात आती है 13 नंबर प्रेक्षण। मैंने आपको कल बताया था ऑब्जर्वेशन के बारे में भी मैंने आपको अच्छी खासी जानकारी दे रखी है। प्रेक्षण यानी ऑब्जर्वेशन क्या होता है, किसी चीज को ऑब्जर्व करना। मान लीजिए अगर आप घर में नहीं, अपने छत के ऊपर आपने एक पौधा को लगाया, अब आप उस पौधे को पर डे देखते हैं, मतलब शुरू जब लगाते हैं हम लोग तो पर डे देखते हैं क्या कितना बढ़ा, लगा या नहीं, तो उसको कहते हैं प्रेक्षण यानी ऑब्जर्व करना। तो प्रेक्षण क्या होता है, ऑब्जर्वेशन क्या होता है, तो हम लोग एक सिंपल वे में समझ सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, और यहाँ पे उसका डिफिनीशन भी है। प्रेक्षण में व्यक्ति के नैसर्गिक या स्वाभाविक दशा में घटित होने वाले तत्क्षणिक, मैंने बोला भी था आपको, तत्क्षणिक व्यवहार पर, माने कुछ देर के लिए घटनाओं की व्यवस्थित, संगठित तथा वस्तुनिष्ठ ढंग से अभिलेख तैयार किया जाता है।
तो समझ चुके होंगे। नेक्स्ट आपका प्रेक्षण प्रणाली यानी ऑब्जर्वेशन जो सिस्टम है द्वारा अध्ययन करने वाली एक गोचर का उदाहरण दीजिए। तो कुछ गोचर जैसे मातृ शिशु अंतःक्रियाओं को अध्ययन प्रेक्षण प्रणाली द्वारा सरलता से किया जा सकता है। बिल्कुल, मातृ शिशु यानी कि माता का जो बच्चा होता है, मतलब एक बच्चा, छोटा बच्चा। प्रेक्षण प्रणाली की एक समस्या को लिखिए, ये भी एक समस्या है। प्रेक्षण प्रणाली की क्या समस्या है ये भी जान लीजिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्रेक्षण प्रणाली की एक बड़ी समस्या यह है कि इसमें स्थिति पर प्रेरक का बहुत कम नियंत्रण होता है और प्रेक्षण से प्राप्त विवरण की प्रेरक द्वारा जो आपका व्यक्तिनिष्ठ व्याख्या की जा सकती है। माने उसी व्यक्ति के द्वारा क्या होता है और उसमें नियंत्रण भी होता है। अब हम लोग प्रेरक हैं, प्रेक्षण करने वाले हैं, तो क्या करते हैं, किसी प्रेक्षण जब करना है तो उस पर क्या करेंगे, नियंत्रण, मतलब एक तरह से नियंत्रण उस पर रखना होगा। प्रेक्षण से प्राप्त विवरण को हमें क्या करना होगा, उसको मतलब अच्छे तरीके से व्याख्या करना होगा। तो ये इसका क्या है, तो एक समस्या भी है। नेक्स्ट है आपका मनोवैज्ञानिक परीक्षण क्या होता है। भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैंने ये जो मूल्यांकन की विधियां थी वो मूल्यांकन गुणों की मनोवैज्ञानिक गुणों का मूल्यांकन करने के कुछ मैंने आपको क्षेत्र बताए थे कि कौन कौन से क्षेत्र हैं। तो जिसमें आपका आया था कि इंटेलिजेंस यानी बुद्धि था, सेकंड क्या था, फटाफट कमेंट, अभिक्षमता था, अभिरुचि था, व्यक्तित्व था, मूल्य था। लेकिन जब बात आती है मूल्यांकन करने की विधियां का, तो मूल्यांकन करने की जो विधियां होती है, पहले यहाँ पर समझ लीजिए 70 नंबर क्वेश्चन में मूल्यांकन करने के मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन की विधियों को लिखिए। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो वहां पर आपको लिखना है, पहला आपका हो जाता है मनोवैज्ञानिक परीक्षण, साक्षात्कार, अभिव्यक्ति अध्ययन, प्रेक्षण तथा आत्म प्रतिवेदन। तो प्रेक्षण के बारे में मैंने अभी आपको बता दिया ऊपर में। अभी मुझे बताना है आपको मनोवैज्ञानिक परीक्षण के बारे में, आत्म प्रतिवेदन और साक्षात्कार के बारे में। तो देखिए यहाँ पर साक्षात्कार, मनोवैज्ञानिक परीक्षण की बात करते हैं हम लोग। सबसे पहले पॉइंट से पहलू से हम लोग चलते हैं। तो मनोवैज्ञानिक परीक्षण व्यक्ति की मानसिक तथा व्यवहारपरक विशेषताओं का वस्तुनिष्ठ तथा मानकीकृत व्यामापक होता है। तो समझ चुके होंगे मनोवैज्ञानिक परीक्षण क्या होता है, यानी साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या होता है। तो साइकोलॉजिकल टेस्ट का मतलब होता है कि व्यक्ति के मानसिक तथा व्यवहारपरक विशेषताओं का वस्तुनिष्ठ तथा मानकीकृत मापक होता है। 16 भी आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, इसे भी टिक आउट कर लीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 18, आत्म प्रतिवेदन। आत्म प्रतिवेदन क्या होता है, तो इसका अंग्रेजी कौन बताएंगे, सेल्फ रिपोर्ट। बिल्कुल, सेल्फ रिपोर्ट, खुद से सेल्फ रिपोर्ट, समझ चुके होंगे, नाम में ही आपका इसका डेफिनेशन छिपा हुआ है। आत्म प्रतिवेदन वह विधि है जिसमें व्यक्ति अपने विश्वासों, मतों आदि के बारे में तथ्यात्मक सूचनाएं प्रदान करता है। खुद अपने बारे में यानी सेल्फ रिपोर्ट रखता है, सेल्फ की रिपोर्ट रखता है, अपने आप की रिपोर्ट रखता है। तो क्या इसमें कोई कंफ्यूजन, अच्छे समझिए, दिमाग को खोलकर समझिए। मैं 60 से 70 क्वेश्चन अभी इस वीडियो में कराने वाला हूँ। नेक्स्ट है आपका मनोमितिक उपागम क्या है। मनोमितिक उपागम क्या है, अब ये बात क्या आ गई, मनोमितिक क्या होता है, ये भैया हम तो पढ़ रहे थे यहाँ पर कुछ और के बारे में, मनोमितिक क्या आ गया। तो मनोमितिक कोई ज्यादा समझने वाली बात नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। देखिए मनोमितिक उपागम में बुद्धि को अनेक प्रकार की योग्यताओं का एक समुच्चय माना जाता है। देखिए 2009 में बोर्ड मॉड्यूल क्वेश्चन 2009 में पूछा गया था, समुच्चय माना जाता है। यह व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले निष्पादन, उसकी संज्ञानात्मक योग्यताओं का एक सूचकांक के रूप में व्यक्त किया जाता है, मनोमितिक उपागम। ठीक है, नेक्स्ट है सूचना प्रक्रमण। मैंने आपको यहाँ पर, ये आपको कहाँ पर मिलेगा, बहुत से बच्चे टेंशन में, मनोमितिक उपागम के बारे में मैंने कल आपको बताया था। बुद्धि के सिद्धांत में आपको ये टॉपिक मिलेगा, बुद्धि के सिद्धांत में, यानी आपको मिलेगा साइकोमेट्रिक अप्रोच मिलेगा। वहां पर आपको सूचना प्रक्रमण उपागम के भी बारे में मिलेगा, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। तो यहाँ पर सूचना प्रक्रमण उपागम क्या है, ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, आपके एग्जाम के लिए भी। तो कहता है कि सूचना प्रक्रमण यानी कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच बौद्धिक तर्क समझिए तथा समस्या समाधान में व्यक्तियों द्वारा उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाओं का वर्णन किया जाता है। समझिए अच्छे से, सूचना प्रक्रमण क्या होता है, यानी कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच क्या है। तो सूचना प्रक्रमण उपागम में बौद्धिक तर्क तथा समस्या समाधान में व्यक्तियों द्वारा उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाओं का वर्णन यानी एक्सप्लेन किया जाता है। नेक्स्ट है 21, बुद्धि के एक कारक सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया। देखिए जितना भी क्वेश्चंस
था, सिलेक्टेड क्वेश्चंस है और मतलब सभी क्वेश्चंस अच्छे तरीके से आपको डील कराए जा रहे हैं और टॉपिक वाइज कराए जाएंगे कि आपका किसी तरह से एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं, एक भी पॉइंट छूटे नहीं। बुक नहीं भी पढ़े हैं फिर भी आप सभी क्वेश्चंस को डील कर सकते हो। बुद्धि के एक कारक सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो बुद्धि के एक कारक सिद्धांत को बहुत से सिंपल है, अल्फ्रेड बिने ने प्रतिपादित किया था। और मैंने आपको ये भी बताया था कि अल्फ्रेड बिने ने बुद्धि का एक कारक सिद्धांत दिया था। अल्फ्रेड बिने ने बहुत से मतलब शुरुआत भी अल्फ्रेड बिने के द्वारा ही किया गया था। ये जो आपका मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नता है, तो ये फैक्टर थ्योरी बन गया था, यानी वन फैक्टर थ्योरम था। किनका? तो बिने का था। नेक्स्ट है बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? याद रखिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर लेते हैं हम लोग। बुद्धि के एक कारक सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो याद रखिएगा, बुद्धि के एक कारक सिद्धांत को अल्फ्रेड बिने ने प्रतिपादित किया। सेकंड बात आती है बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? तो भैया बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत आपके दिए थे, सांख्यिकी विधि पर आधारित था। और किसने दिया? तो बताइए फटाफट। द्विकारक सिद्धांत यानी कि जिसे आप लोग कहते हैं साकारक विकारक, या सिद्धांत का विश्लेषण किसने किया था? सांख्यिकी विधि के आधार पर चार्ल्स स्पीयरमैन। बिल्कुल, चार्ल्स स्पीयरमैन, मैंने कल आपको बताया था, चार्ल्स स्पीयरमैन ने 1927 में द्विकारक सिद्धांत यानी टू फैक्टर थ्योरी का क्या सिद्धांत को प्रस्तावित किया था। और इसको क्या किया जाता है? तो द्विकारक सिद्धांत में विश्लेषण की सांख्यिकी पर विधि पर आधारित है। अब नेक्स्ट है साकारक क्या है? साकारक और विकारक, ये भी मैंने आपको बताया था, ये भी इनका ही देन है। किनका देन है? तो चार्ल्स स्पीयरमैन का देन है, साकारक और विकारक। तो साकारक यानी कि जी फैक्टर और विकारक मतलब एस फैक्टर। देखिए सा में जी फैक्टर, ध्यान रखिएगा, जी फैक्टर यानी साकारक, जी फैक्टर यानी साकारक, और विकारक मतलब एस फैक्टर। तो साकारक क्या है? तो साकारक के अंतर्गत वे सभी मानसिक की संक्रियाएं होती है जो प्राथमिक हैं और जिनका प्रभावी सभी प्रकार के कार्यों के निष्पादन पर पड़ता है, प्रभाव सभी कार्यों के। और उन्होंने ये भी बताया था कि प्रत्येक व्यक्ति जो होता है वो साकारक के साथ साथ कई विशिष्ट योग्यताएं भी उनमें शामिल होती है। तो ये आप याद रखिएगा, साकारक और विकारक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका 24, बहुत ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बुद्धि का पदानुक्रमिक मॉडल क्या है? बुद्धि का पदानुक्रमिक मॉडल क्या है? तो सिंपल वे में समझिए, इस मॉडल के अनुसार जो योग्यता जो होती है वो 2 स्तर पर कार्य करती है, यानी 2 लेवल पे काम करती है। प्रथम स्तर पर सहचार्यात्मक अधिगम का होता है जिसमें आगत तथा निर्गत लगभग समान होते हैं, और द्वितीय स्तर पर संज्ञानात्मक सक्षमताओं का होता है जिसमें उच्च स्तरीय कौशल होते हैं और जो आगत को एक प्रभावी निर्गत में परिवर्तित करते हैं। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है बुद्धि का पदानुक्रमिक मॉडल किसने प्रस्तुत किया? अभी हम लोगों ने बुद्धि के पदानुक्रमिक मॉडल क्या है पढ़ लिया, लेकिन बुद्धि के पदानुक्रमिक मॉडल को किसने प्रस्तुत किया ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। देखने से ही क्वेश्चंस को आप समझ सकते हैं, उसके रंग रूप से ही आप समझ आइए क्वेश्चन को कि इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आर्थर जेनसन ने बुद्धि का एक पदानुक्रमिक मॉडल प्रस्तुत किया था, याद रखिएगा, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना, एक कारक सिद्धांत तो बिने ने, द्विकारक सिद्धांत तो चार्ल्स स्पीयरमैन ने, और बुद्धि का पदानुक्रमिक मॉडल जो दिया था आर्थर जेनसन ने। नेक्स्ट है बुद्धि संरचना मॉडल किसने प्रस्तुत किया? बुद्धि संरचना मॉडल किसने प्रस्तुत किया? तो जेपी गिलफोर्ड ने बुद्धि संरचना मॉडल प्रस्तुत किया। ये भी इंपॉर्टेंट था आपके लिए बहुत ज्यादा। नेक्स्ट बात आती है क्वेश्चन 27, बुद्धि संरचना मॉडल में बौद्धिक विशेषताओं को कितने विमाओं में वर्गीकृत किया गया है? बुद्धि संरचना मॉडल में बौद्धिक विशेषताओं को कितने विमाओं में वर्गीकृत किया गया? तो मैंने कल आपको बताया था, मैंने आपको एक एग्जांपल देकर बताया था, अच्छे खासे एग्जांपल थे, आपके बुक में भी दिए हुए थे, कि जिस पर से बिंदु को हम लोग क्या करते हैं, बिंदु को बनाकर लाइन बनाते हैं। उसी तरह से यहाँ पर 3 विमाएं होती हैं। पहला जो होता है आपका संक्रिय, दूसरा आपका विषय वस्तु, तीसरा उत्पाद। याद रखने हैं आपके लिए। संक्रियों से क्या तात्पर्य है? संक्रियाओं से क्या तात्पर्य है? संक्रियाओं से क्या तात्पर्य है? बुद्धि संरचना मॉडल यानी स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल जो जेपी गिलफोर्ड ने दिया था, और आर्थर जेनसन ने, याद रखिएगा, आर्थर जेनसन ने बुद्धि का पदानुक्रमिक मॉडल प्रस्तुत किया जिसमें उन्होंने योग्यताओं को 2 स्तर पर बांटा था। योग्यताओं को 2 स्तरों में कार्य करता है बताया था, लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड। लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड के बारे में भी आपको पता है। और बुद्धि का पदानुक्रमिक मॉडल आर्थर जेनसन ने, बुद्धि की संरचना मॉडल जेपी गिलफोर्ड ने। बुद्धि संरचना मॉडल में बौद्धिक विशेषताओं कितने विमाओं में वर्गीकृत किया गया है? तो 3 विमाओं में, संक्रियाएं, सक्रियाएं, विषय वस्तु, उत्पाद।
अब संक्रियाओं से आप क्या समझ तात्पर्य है? संक्रियाओं से तात्पर्य बुद्धि द्वारा की जाने वाली क्रियाओं से होता है। बिल्कुल नाम में ही सबका अर्थ छिपा हुआ है, अगर आप नाम में ही अर्थ को ढूंढ सकते हैं तो ढूंढ लीजिए। संक्रियाओं से तात्पर्य बुद्धि द्वारा की जाने वाली क्रियाओं से है। नेक्स्ट है आपका बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किस पर आधारित था? तो भैया मैंने आपको बताया था कि बुद्धि का जो द्विकारक सिद्धांत था, ऊपर के क्वेश्चन में था, यह द्विकारक सिद्धांत सांख्यिकी विधि पर आधारित था। और किसने दिया था? तो चार्ल्स स्पियरमैन ने 1927 ईस्वी में बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत प्रस्तावित किया था। याद रखिएगा कब? तो 1927, ये भी याद रखना है 1927 में, क्योंकि ये सभी पॉइंट जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं करा रहा हूं तो आपको अच्छे से ही कराऊंगा। नेक्स्ट है 30 नंबर संक्रियाओं में किस प्रकार की क्रियाएं होती है? तो भाई सिंपल बात है, कहा गया यहाँ पर कि की जाने वाली बुद्धि क्रियाओं से है। तो इसमें संज्ञान स्मृति, अभिलेखन स्मृति, प्रतिधारणा, अपसारी उत्पादन, अभिसारी उत्पादन तथा मूल्यांकन की क्रियाएं होती है। ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 31 उत्पाद का क्या अर्थ है? चलिए सभी लोग बने रहिए, कोई नहीं जाएगा, सभी लोग देखते रहिए। उत्पाद का क्या अर्थ है? प्रोडक्शन यानी उत्पाद का क्या अर्थ है? उत्पाद का अर्थ उस स्वरूप से होता है जिसमें व्यक्तियों सूचनाओं का प्रक्रमण करता है। यहाँ पर इसका अर्थ ये होता है, अर्थ होता है जिसमें व्यक्ति उस स्वरूप से होता है जिसमें व्यक्तियों की सूचनाओं का प्रक्रमण किया जाता है, प्रक्रमण करता है। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? टॉपिक है आपका। और बुद्धि का वर्णन करने पर बहुत से भाषागत हो जाते हैं, तार्किक गणितीय हो जाता है, देशिक होता है। तो इसमें सबसे पहले कहा गया आपका क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो सही आंसर आपका है हावर्ड गार्डनर। हावर्ड गार्डनर ने प्रस्तुत किया था बहुबुद्धि का सिद्धांत, यानी कि हावर्ड गार्डनर द्वारा बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया गया था। याद रखिएगा, एक ही बात को मैं बार बार बोल रहा हूं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। बिल्कुल शुरू से एक बार ध्यान दिए। एक कारक सिद्धांत बिने ने, सभी लोग साथ साथ बोलिए। एक कारक सिद्धांत बिने ने, द्विकारक सिद्धांत चार्ल्स स्पियरमैन ने, प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत लुईस थर्स्टन ने, ऑर्थर जेनसन ने दिया था आपका बुद्धि का पदानुक्रमिक मॉडल प्रस्तुत किया था, जेफी गिलफोर्ड ने बुद्धि संरचना मॉडल को प्रस्तुत किया। तो ये आप लोग याद रखिएगा। बहुबुद्धि का सिद्धांत क्या है? बहुबुद्धि का सिद्धांत क्या है जिसे हावर्ड गार्डनर ने क्यों प्रस्तुत किया और इसका क्या सिद्धांत है? तो इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि कोई एक तत्व नहीं बल्कि कई भिन्न भिन्न प्रकार की बुद्धियों का अस्तित्व होता है। प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से स्वतंत्र रहकर कार्य करती है। याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका भाषागत बुद्धि क्या है, यानी लिंग्विस्टिक क्या है? अब देखिए ऑर्थर जो आपके यहाँ थे हावर्ड गार्डनर थे, हावर्ड गार्डनर के अध्ययन में उन्होंने 8 प्रकार की बुद्धियों का वर्णन किया। 8 प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया, जिसमें पहला आपका आता है भाषागत बुद्धि आता है, और दूसरा आता है आपका तार्किक गणितीय, तीसरा है आपका देशिक है, चौथा हो जाता है संगीतात्मक, शारीरिक गति संवेद, अंतर्वैयक्तिक होता है, अंतर्व्यक्ति होता है, प्रकृतिवादी होता है, घटकीय बुद्धि होता है, संदर्भिक बुद्धि होता है, अनुभाविक बुद्धि होता है, बहुत सारे बुद्धि हैं। तो इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया। तो पहला आपका आता है भाषागत बुद्धि क्या है? तो भाषागत बुद्धि अपने विचारों को प्रकट करने तथा दूसरों व्यक्तियों के विचारों को समझने हेतु प्रवाह तथा नम्यता के साथ भाषा का उपयोग करने की क्षमता है। भाषागत बुद्धि समझ चुके हैं। भाषागत बुद्धि दूसरे व्यक्तियों के विचारों को समझने हेतु प्रवाह तथा नम्यता के साथ भाषा का उपयोग करने की क्षमता है। नेक्स्ट आपका देशिक बुद्धि किसे कहते हैं? अब समझिए, यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा आपके लिए। देशिक बुद्धि मैंने अभी आपको बताया था, यानी स्पेचियल कहा जाता है। तो देशिक बुद्धि मानसिक बिंबों को बनाने, उनको उपयोग करने तथा उनमें मानसिक धरातल पर परिमार्जन करने की योग्यता है। कौन? तो स्पेचुअल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट आती है आपका क्वेश्चन नंबर 35, देशिक बुद्धि किसे कहते हैं? देशिक बुद्धि भी भैया मैंने अभी आपको बताया था, मेरी जितने भी बहनें वीडियोस को देख रही हैं, देशिक बुद्धि किसे कहते हैं, यहाँ पर भी यही क्वेश्चन था, देशिक बुद्धि किसे कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 36, सांगीतिक यानी संगीतात्मक, सांगीतिक करने का मतलब संगीतात्मक यानी कि म्यूजिकल। तो म्यूजिकल योग्यता किसे कहते हैं? म्यूजिकल योग्यता क्या होता है? म्यूजिकल बुद्धि क्या है? तो सांगीतिक अभिरचनाओं को उत्पन्न करने, उनका सर्जन तथा प्रदर्शन करने की क्षमता
सांगीतिक योग्यता कहलाती है, यानी म्यूजिकल नॉलेज कहलाती है। संगीतिक यानी संगीत अभिरचनाओं को उत्पन्न करना, यानी इसकी रचनाओं को उत्पन्न करना, संगीत की रचनाओं को उत्पन्न करना, उनका सर्जन तथा प्रहसन करने की क्षमता को हम लोग कहते हैं म्यूजिकल नॉलेज, म्यूजिकल कैपेसिटी, म्यूजिकल नॉलेज योग्यता कहते हैं। नेक्स्ट आपका शारीरिक गति संवेदी योग्यता किसे कहते हैं? शारीरिक गति संवेदी योग्यता किसे कहते हैं? तो 37 का सही आंसर हो जाएगा, यानी बॉडीली काइनेस्थेटिक, बॉडीली कहिए, बॉडी कहते हैं ना, बॉडीली शारीरिक गति संवेदी कहते हैं। तो किसी वस्तु अथवा उत्पाद के निर्माण के लिए अथवा मात्र शारीरिक प्रदर्शन के लिए संपूर्ण शरीर अथवा उसके किसी एक अथवा एक से अधिक अंग का लोच तथा पेशिकीय कौशल, इसको कहते हैं कि योग्यता शारीरिक गति संवेदी योग्यता कही जाती है। मसल्स हम लोग बनाते हैं, बॉडी बनाते हैं, मतलब अगर मान लीजिए खिलाड़ी है तो वो खेलने के लिए प्रैक्टिस करता है, वो अपने शरीर को क्या बनता है, शरीर गतिविधि से शारीरिक योग्यता को बनाता है। ये भी आपका एक तरह से क्या आता है, तो बुद्धि का जो सिद्धांत है, बुद्धि का जो सिद्धांत दिया था, बहुबुद्धि का सिद्धांत, उसी के अंतर्गत आता है। उन्होंने 8 प्रकार की बुद्धियों का वर्णन किया है। नेक्स्ट आपका आता है शारीरिक गति संवेदी योग्यता के उदाहरण लिखिए। मैंने अभी आपको बताया, जैसे खिलाड़ी आपका प्लेयर हो गया, क्रिकेटर हो गया, अभिनेता हो गए, आपके नर्तकी हो गए, नाचने वाली डांसर हो गए, धावक हो गए, रनर हो गए, जो आपके जिम्नास्टो हो गए, जिम जो करते हैं, तथा शल्य चिकित्सा और बुद्धि की अधिक मात्रा पाई जाती है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, इन लोगों में शारीरिक गति संवेदी योग्यता के उदाहरण पाए जाते हैं। आप लोगों में से बहुत बच्चे अभिनेता बन सकते हैं, खिलाड़ी बन सकते हैं, जिम्नास्टो बन सकते हैं, नर्तकी बन सकते हैं, धावक बन सकते हैं, चिकित्सक बन सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, शारीरिक गति संवेदी योग्यता का उदाहरण यही सब है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, इसी तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आ रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग 40 क्वेश्चन करके नहीं छोड़ देते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय हो चुका है और बहुत ज़्यादा लंबी वीडियोस को आप लोग याद करने वाली क्वेश्चंस है। तो मैं इसका PDF आपको टेलीग्राम पे अभी दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोग जाइए टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ से PDF को इसको याद कर आप लोग अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा। ना हो तो कॉपी में आप लोग लिख भी लीजिएगा, नहीं तो वीडियो देखकर ही आप वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझते भी जाइए और अपने कॉपी में नोट भी करते जाइएगा। अब यहाँ पर बुद्धि आती है, इंटरपर्सनल नॉलेज की बात की जाते हैं और इंट्रापर्सनल। मैंने यही भी आपको ऑब्जेक्टिव करते समय बताया था, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि क्या होता है और अंतर्वैयक्तिक बुद्धि क्या होता है, अंतराव्यक्ति क्या होता है। तो अंतर्व्यक्ति से कह सकते हैं, एक को अंतर्व्यक्ति कहिए, एक को अंतर्व्यक्ति कहिए और एक को कहिए अंतर्व्यक्ति। तो अंतर्व्यक्तिक बुद्धि क्या है? इस योग्यता के द्वारा व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों की अभिप्रेरणाओं या उद्देश्यों, भावनाओं तथा व्यवहारों का सही बोध करते हुए उनके साथ मधुर संबंध स्थापित करता है, यानी इंटरपर्सनल होता है। और बात आती है, जहां बात आती है अंतर्व्यक्ति बुद्धि की, तो अंतर्व्यक्ति बुद्धि में क्या होता है, इंट्रापर्सनल में क्या होता है, इस योग्यता के अंतर्गत व्यक्ति को अपने शक्ति तथा कमजोरियों का ज्ञान और उस ज्ञान के दूसरों व्यक्तियों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं में उपयोग करने का एक कौशल सम्मिलित है, जिसमें वह अन्य व्यक्तियों से प्रभावी संबंध स्थापित करता है। ये भी आप याद रखिएगा, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अंतर्व्यक्तिक बुद्धि के बारे में भी समझे आप, अंतर्व्यक्तिक बुद्धि के बारे में समझे। अब 42 नंबर क्वेश्चन आपका है, देख लीजिए 42, बुद्धि का त्रिचापीय सिद्धांत। त्रिचापीय सिद्धांत आपको दिया गया था, त्रिचापीय सिद्धांत जो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने 1985 में दिया था, 1985 में दिया था। ये सब आप लोग याद रखिए, इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पहला चैप्टर जो आपका फर्स्ट चैप्टर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बिल्कुल आपके फ्रेंड के जैसा मैं आपके साथ बिहेव करता हूँ, फ्रेंड के जैसा मैं आपको पढ़ाता हूँ। तो आप लोग भी फ्रेंड का आप ये कर्तव्य है कि आप लोग भी अच्छे तरीके से पढ़िए। एज ए फ्रेंड मेरी बात को मानिए, अच्छे तरीके से पढ़ाई को कीजिए। जहाँ कहीं प्रॉब्लम हो हमें कमेंट कीजिए, हमें व्हाट्सएप कीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर 9523297596 है, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, कमेंट कीजिए किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो दोस्तों मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। 42 तक कर चुके हैं हम लोग। मैंने आपको बोला था 70 क्वेश्चन करने का, तो हम लोग अगले वीडियो में क्या करेंगे, और सभी बचे क्वेश्चन देखिए, सब क्वेश्चन बचा हुआ है। ये सब क्वेश्चंस को हम लोग अगले वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा। बुद्धि लब्धि को किस प्रकार से प्राप्त की जाती है, बुद्धि लब्धि कैसे निकाली जाती है, सब मैं आपको बताऊंगा। ये सब क्वेश्चंस आपके फर्स्ट चैप्टर से ही है, तो ये सब क्वेश्चंस को अभी कर पाना संभव नहीं है, समय काफी ज्यादा हो चुका है। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर ऑल ऑफ यू।